प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे सत्ता के प्रति जनता का क्या दृष्टिकोण है, सत्ता की क्या सीमाएं हैं, सत्ता के क्या लक्षण हैं, अर्थात सत्ता की क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं। इसी के साथ में सत्ता के प्रकार की बात करेंगे। सत्ता के अर्थ, परिभाषा और इसके स्रोत की बातें हमने पिछली वीडियो में कर ली है। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब बात करेंगे आज हम किसकी सत्ता के प्रति जनता का क्या दृष्टिकोण है, सत्ता की क्या सीमाएं हैं, सत्ता के क्या लक्षण हैं, या सत्ता की क्या विशेषताएं हैं, या सत्ता की क्या प्रकृति है। तीनों एक ही बातें हैं। और सत्ता के कितने प्रकार होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न भी किसी न किसी रूप में स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में पूछा जाता है। इसी के साथ में राजनीति विज्ञान से संबंधित किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आप जाइएगा, वहाँ वास्तविक रूप में सत्ता से संबंधित 2-3 प्रश्न आपसे अवश्य पूछे जाते हैं। तो हम सत्ता के अवधारणा किस रूप में समझाएंगे कि कहीं कोई बात छूट ना जाए। ठीक है, चलिए अब देखो सत्ता है क्या चीज़, ये मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था, लेकिन क्योंकि इन चारों बातों को हम तभी समझेंगे जबकि पहले थोड़ा सा मैं सरसरे तौर पर ये बता दूं कि आखिर है क्या चीज़। वैसे मैंने इसकी परिभाषाएं, अर्थ जो भी हैं सारी बातें समझा दी। पिछली वीडियो आप देखिएगा, हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो वास्तव में सत्ता है क्या चीज़, ध्यान दें। मैंने यहाँ इसलिए ये बात दर्शा रखी है कि सत्ता बराबर शक्ति प्लस वैधता। देखो वैधता क्या होती है, जनता की जो सहमति होती है ना, मतलब जब राज व्यवस्था को जनता की जो सहमति दी जाती है वो सहमति वैधता होती है। तो यहाँ शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है, जनता की सहमति जुड़ जाती है शक्ति के साथ में, तो सत्ता बन जाती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में उदाहरण दिया था ना कि मान लीजिएगा मैं एक उम्मीदवार हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ विधायक के लिए, सांसद के लिए। अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में जनता मुझे अपना मत दे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, आर्थिक शक्ति का प्रयोग करूंगा, विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग करूंगा, अर्थात वास्तविक रूप में लोगों के सोचने समझने के ढंग को परिवर्तित करूंगा कि वो मुझे स्वीकार करें। अब मैंने इन शक्तियों का प्रयोग किया और जनता ने मुझे स्वीकार कर लिया, जनता ने मुझे अपना समर्थन दे दिया, तो इसका मतलब मैंने आर्थिक विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग किया, जनता ने मुझे स्वीकार किया, मुझे वोट दिया, मैं क्या बन गया, उम्मीदवार से सांसद बन गया। सांसद बन गया तो मैं सत्ता में चला गया। मतलब सत्ता का मूल अभिप्राय क्या होगा कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है। सत्ता क्या है, आदेश देने का अधिकार होती है। समग्र रूप में इसकी परिभाषाएं आप हमारी पिछली वीडियो में देखिएगा। इसका मतलब संपूर्ण अभिप्राय मैंने समझाया है। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ये ध्यान रखेंगे जो मैंने यहाँ आपको समझाया। क्या, सत्ता बराबर शक्ति प्लस वैधता। देखो सत्ता को समझना है ना, तो शक्ति वैधता ये दोनों अवधारणाएं साथ लेकर चलनी होंगी। ठीक है, तो आज तो हम किसकी बात कर रहे हैं कि भी जो सत्ता है ना, इसके प्रति जनता का क्या दृष्टिकोण है। सत्ता मतलब आदेश देने का अधिकार। क्या है, सत्ता आदेश देने का अधिकार है। या जब शक्ति को, शक्ति क्या है, इसके लिए हमने 6-7 वीडियो अपलोड कर दी हैं। जब शक्ति को संस्थागत रूप दे दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, सत्ता बन जाती है। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं शक्ति क्या है, सत्ता क्या है, इनके अभिप्राय को समग्र रूप में आप समझें। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। अब सत्ता के प्रति जो जनता का दृष्टिकोण है, सामान्यतया देखो इसमें हमने 4 पार्ट लिए, जनता का दृष्टिकोण, इसके बाद में सत्ता की सीमाएं, सत्ता की प्रकृति या विशेषताएं और सत्ता के प्रकार, 4 बातें लेंगे। तो पहला क्या है, जनता का दृष्टिकोण, मतलब सत्ता के प्रति जनता का क्या दृष्टिकोण है, सत्ता के प्रति जनता का क्या नजरिया है। इसका मतलब क्या है कि सत्ताधारी के द्वारा
सत्ताधारी के द्वारा या शासक वर्ग के द्वारा, शासक पक्ष के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों का जनता के द्वारा जो पालन किया जाता है। तो जनता के द्वारा आदेशों का पालन करते समय किस नजरिए से उन आदेशों का पालन किया जाता है, क्या सोचकर आदेशों का पालन किया जाता है। देखो, सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे, सत्ता में दो पक्ष होते हैं। शक्ति में भी दो पक्ष बता रहे थे मैंने, और सत्ता में भी भाई दो पक्षों का होना जरूरी है। अब सत्ता में दो पक्ष कौन होंगे, एक तरफ शासक, दूसरी तरफ शासित, या एक तरफ सत्ताधारी और दूसरी तरफ अधीनस्थ। आप लोक प्रशासन की बात करेंगे तो सत्ताधारी अधीनस्थ कहेंगे, राजनीति विज्ञान की बात करेंगे तो शासक और शासित पक्ष कहेंगे। एक आदेश देने वाला, दूसरा आदेशों का पालन करने वाला। शासक वर्ग आदेश देता है, शासित आदेशों का पालन करता है, सत्ताधारी आदेश देता है, अधीनस्थ उसका पालन करते हैं। दो पक्ष हो गए भाई। तो यहाँ क्या बात देखनी है हमें कि इस सत्ता के, सत्ता मतलब जो आदेश देने का अधिकार है, तो जो आदेश दिए जा रहे हैं शासक वर्ग के द्वारा या सत्ताधारी पक्ष के द्वारा, जो आदेश दिए जा रहे हैं, उन आदेशों का पालन जनता क्या सोचकर करती है। इस आधार पर जनता की तीन दृष्टिकोण है भाई। पहला क्या है, सत्ता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। नोट कीजिएगा, पहला दृष्टिकोण क्या है, एग्जाम पूछा जाता है, सत्ता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। सत्ता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि जब अधीनस्थ या जो शासित पक्ष है, वो ये सोचकर आदेशों का पालन करते हैं कि यदि हम आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा। यह नकारात्मक दृष्टिकोण है। सत्ता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण ये है कि वास्तविक रूप में यहाँ जो सत्ताधारी के द्वारा आदेश दिए जाते हैं, उन आदेशों का पालन इसलिए किया जाता है कि वास्तविक रूप में इससे हमारा हित होगा। क्या होगा, इससे हमारा हित होगा। और जब ये सोच करके आदेशों का पालन किया जाता है तो वो सकारात्मक दृष्टिकोण है। ठीक है, मतलब स्वयं जनता सहयोग कर रही है कि भी हम इन आदेशों का पालन करेंगे, ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। और सत्ता के प्रति बुद्धिसंगत दृष्टिकोण तीसरा हो गया। तो बुद्धिसंगत दृष्टिकोण इसका मतलब क्या है कि यहाँ वास्तविक रूप में जनता या शासित पक्ष या अधीनस्थ ये सोचकर आदेशों का पालन करते हैं कि वास्तविक रूप में सत्ताधारियों के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं वो जनहित में, सामान्य हित में, हमारे हित में है, इसलिए हमें इनका पालन करना चाहिए। इसीलिए इसे ये कहा जाता है कि ये बुद्धिसंगत दृष्टिकोण है। क्यों? क्योंकि जनता के यहाँ विचार ये हैं, क्या है कि भाई यहाँ जो आदेश दिए जा रहे हैं ना, ये आदेश जन सामान्य के हित में है। क्या है? जन सामान्य के हित में है, इसलिए इनका पालन किया जाना चाहिए। तो ये हो गया जनता का दृष्टिकोण। किसके प्रति? सत्ता के प्रति। सत्ता मतलब आदेश देने का जो अधिकार है वो सत्ता है, या शक्ति को जब संस्थागत रूप दे दिया जाता है ना तो वो सत्ता बन जाती है। भाई जैसे प्रधानमंत्री हमारे भारत का, हम प्रांत की बात करें तो हमारा मुख्यमंत्री है, तो ये सत्ता में है ना। तो इनके आदेशों का पालन जो किया जाता है, आदेशों का पालन करते समय जनता का दृष्टिकोण क्या है? अब यहाँ तो ये दृष्टिकोण नकारात्मक ये होगा कि भी हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है ये सोचकर किया जाए कि नहीं नहीं अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा। और यहाँ ये सोचकर किया जाए सकारात्मक में क्या कि नहीं इनका पालन करना हमारे हित में है, तो ये सकारात्मक हो गया। और बुद्धिसंगत में क्या हो गया कि वास्तविक रूप में इनके द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं ना, वही उन आदेशों का पालन इसलिए किया जाएगा क्यों? क्योंकि ये जो आदेश है सामान्य हित में, जनहित में, इसलिए इनका पालन किया जाना चाहिए। तो तीन दृष्टिकोण आ गए। आशा करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरा पार्ट लेते हैं, सत्ता की सीमाएं। इसका मतलब क्या है? सत्ताधारी के द्वारा, भाई उदाहरण के रूप में हम हमारे पीएम को, प्रधानमंत्री को, प्रांत की बात करें तो हम मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं।
ठीक है। वैसे देखो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सब सत्ताएं ही तो हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे प्रकारों के अंतर्गत। लेकिन यहाँ हम उदाहरण के रूप में जैसे कि आप समझें इसको, जैसे प्रधानमंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री है, ठीक है भाई, क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है सत्ता की मार्फत, वास्तविक रूप में इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ ये देखना है कि क्या सत्ता की कोई सीमाएं हैं, या फिर जो सत्ताधारी होता है अमर्यादित रूप में, अनियंत्रित रूप में जैसा चाहे वैसा आदेश दे सकता है? नहीं भाई, इसके ऊपर सीमाएं हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध हैं, कुछ नियंत्रण हैं। उन नियंत्रणों, मर्यादाओं, सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही सत्ताधारी या शासक पक्ष के द्वारा आदेश दिए जाते हैं, वही सत्ता की सीमाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? सत्ता की सीमाएं। तो वास्तविक रूप में जो सत्ताधारी होता है या जो शासक पक्ष होता है, शासक वर्ग होता है, उसके ऊपर वास्तविक रूप में कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ नियंत्रण होते हैं। उनके अधीन रहते हुए ही वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सत्ता की सीमाएं क्या होगी, नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये समझने के लिए। सत्ता की पहली सीमा होगी सत्ता का उद्देश्य, अर्थात वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है, जनहित के लिए या स्वयं के स्वार्थ के लिए? जनहित के लिए। और स्वयं के स्वार्थ के लिए सत्ता का प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित बात है ऐसी सरकार को, ऐसी सत्ता को, ऐसी राज्य व्यवस्था को जनता की सहमति नहीं मिलेगी, वो सत्ता औचित्यपूर्ण नहीं होगी, वो सत्ता वैधता को प्राप्त नहीं होगी। और जो सत्ता वैधता को प्राप्त नहीं होती है वो बल का प्रयोग करती है, और बल से कितने दिन तक शासन किया जा सकता है। इसलिए जो ये है ना सत्ता का उद्देश्य, वो सत्ता का उद्देश्य इसकी सीमा तय करता है या इसके ऊपर नियंत्रण रखता है। इसका मतलब यही होगा कि सत्ता वास्तविक रूप में जनहित में होनी चाहिए, जो आदेश दिए जाएं, वास्तविक रूप में जो कानून बनाए जाएं, वो जनता के हित में होने चाहिए। जनता के हित के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, और यदि किया जाता है तो किसी न किसी रूप में जनता उसका विरोध करती है, ठीक है। जनहित में ही सत्ता का प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए सत्ता का उद्देश्य क्या है, जनहित है, तो इसका प्रतिबंध हो गया। दूसरा क्या है, अधीनस्थों की सहमति। अब देखो भाई, सत्ता का प्रयोग ठीक है सत्ताधारी के द्वारा किया जाता है, लेकिन खुलकर तभी तो किया जाएगा जब जो अधीनस्थ होते हैं, मतलब आदेशों का पालन करने वाले जो अधीनस्थ हैं या जो शासित पक्ष है, जनसाधारण है, जनसामान्य है, भाई उनकी सहमति भी तो मिलना ज़रूरी है। और सहमति कब मिलेगी? सहमति तब मिलेगी जब जो सत्ताधारी हैं या जो शासक पक्ष है या जो सरकार है वो जनहित में नीतियाँ बनाएगी, जनहित में कानून बनाएगी, जन कल्याण के लिए कार्य करेंगी, तभी तो अधीनस्थों की सहमति मिलेगी। इसलिए यहाँ अधीनस्थों की सहमति ये है भी इसके ऊपर एक सीमा है। अगर इनकी सहमति नहीं मिलेगी तो फिर सत्ता का प्रयोग कैसे किया जाएगा, ठीक है। आगे आने वाले चुनावों में उनको मत नहीं दिया जाएगा, उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, ठीक है। तीसरा क्या है, मानव अधिकार। देखो भाई, सत्ता का प्रयोग किया जाता है तो क्या मानव अधिकारों के विरुद्ध किया जा सकता है? क्या एक सत्ताधारी के द्वारा ऐसा आदेश दिया जा सकता है जिस आदेश की पालना करने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए? तो वास्तविक रूप में व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो, स्वतंत्रता की सुरक्षा हो, संपत्ति की सुरक्षा हो, इनके विरुद्ध किसी भी रूप में सत्ताधारी के द्वारा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। इसलिए मानव अधिकार की भी सत्ता के ऊपर सीमा होती है, मतलब मानव के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सत्ता का प्रयोग किया जा सकता है। असीमित रूप में, अनियंत्रित रूप में, अमर्यादित रूप में सत्ता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। अच्छा, चौथा प्रतिबंध क्या है या सीमा क्या है? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि परिस्थितियाँ। देखो वास्तविक रूप में जब सत्ता का प्रयोग किया जाता है ना, तो उस देश विशेष की राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, उस देश विशेष की सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, उस देश विशेष की आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी हैं। अर्थव्यवस्था कमज़ोर है तो निश्चित है खुलकर सत्ता का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सामाजिक विचलन विघटन हो रहा है, राजनीतिक दृष्टि से भी आए दिन सरकारें परिवर्तित हो रही हैं, तो सत्ता का खुलकर प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। कहने का भावार्थ यह है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का भी किसी न किसी रूप में सत्ता के ऊपर प्रतिबंध होता है या नियंत्रण किया जाता है। पांचवा सीमा क्या है? संवैधानिक ढांचा। देखो चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, मैं
केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का अध्ययन कीजिए, किसी भी देश की सत्ता का अध्ययन करें ना आप, ये प्रतिबंध सबके ऊपर होंगे भाई। तानाशाही शासन प्रणाली की बात तो अलग है, लेकिन लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो भाई लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं की जो सत्ता होती है उन सत्ता के ऊपर ही सीमाएं होती हैं, प्रतिबंध होते हैं, नियंत्रण होते हैं। अनियंत्रित रूप में सत्ता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ जो 5वीं सीमा होगी संवैधानिक ढांचा होगा। संवैधानिक ढांचे का मतलब ये होगा कि वास्तविक रूप में वहाँ की शासन प्रणाली का स्वरूप क्या है, शासन प्रणाली का प्रतिरूप क्या है। संसदात्मक शासन प्रणाली है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है या दोनों का मिला हुआ रूप है। और इसी के साथ में ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संगठन किस प्रकार से किया गया है, तीनों ही अंगों की पारस्परिकता किस प्रकार की हो, इत्यादि जो भी ये बातें हैं इनका उल्लेख संविधान में किया जाता है। इसलिए यहाँ जो संवैधानिक ढांचा है ना वो भी सत्ता के ऊपर नियंत्रण रखता है। ये भी सत्ता की सीमा है। क्यों? क्योंकि सत्ताधारी के द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे या सत्ताधारियों के द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वो वास्तविक रूप में संविधान को ध्यान में रखते ही तो बनाए जाएंगे भाई, या संविधान को नज़रअंदाज करके आदेश दिए जाएंगे, कानून बना जाएंगे? नहीं, संवैधानिक ढांचे से ये प्रतिबंधित होते हैं। इसलिए संवैधानिक ढांचा भी इसकी सीमा होगी, किसकी? सत्ता की। छठा जो इसकी सीमा होगी वो होगा सत्ताधारी के व्यक्तिगत गुण एवं अधीनस्थों का दृष्टिकोण। बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो सत्ता की ये भी एक सीमा है कि सत्ताधारी की व्यक्तिगत गुण क्या हैं। एक व्यक्ति तो होता है वास्तविक रूप में आकर्षक व्यक्तित्व का होता है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ में जो अधीनस्थ हैं उनका नज़रिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है। एक तो अधीनस्थ ऐसे होते हैं जो कि वास्तविक रूप में सत्ताधारी के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन इस रूप में किया जाता है कि ये हमारे हित में है, और कुछ ऐसे होते हैं जो वास्तविक रूप में केवल इसलिए पालन करते हैं कि नहीं यदि हम इनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा। वास्तविक रूप में जो अधीनस्थ होते हैं उनका दृष्टिकोण भी कुछ हद तक इसके ऊपर सीमा लगाता है, जैसा कि हमने दृष्टिकोण की यहाँ बात भी कर ली है। 3 दृष्टिकोण होती है संदर्भ में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 7वीं सीमा क्या होती है? विभिन्न संगठन। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। देखो चाहे हम भारतीय समाज की बात करें, अमेरिकन समाज की बात करें, ब्रिटिश समाज की बात करें, दुनिया के किसी भी देश के समाज की बात करें, तो वास्तविक रूप में उस समाज व्यवस्था के अंतर्गत डेफिनेटली पॉलिटिकल सिस्टम तो होता ही है, राज्य व्यवस्था तो होती ही होती है। और देखो राज्य व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण तत्व होता है कौन होता है? सत्ता ही तो होता है। अरे भाई राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण तत्व सत्ता ही है। मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी संगठन हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसकी आत्मा, उसकी जीवन शक्ति, क्या कह रहा हूँ, उसकी आत्मा, उसकी जीवन शक्ति, उसका मस्तिष्क, उस संगठन का, उस समूह का कौन होता है? सत्ता ही तो होती है। अब यहाँ वास्तविक रूप में उस समाज में विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं, जैसे श्रमिक संगठन होता है या नहीं होता है, किसानों का संगठन होता है। मैं ये कहूँगा कि विभिन्न प्रकार के दबाव समूह मौजूद होते हैं और उन दबाव समूहों की बातों को सरकार के द्वारा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दबाव समूह भाई राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं, और जो ये दबाव समूह होते हैं जिस भी पार्टी को चंदा दे रहे हैं, वित्तीय सहायता दे रहे हैं, अब उस पार्टी की सरकार बन जाती है तो क्या वह राजनीतिक दल की जो सरकार है जिसको बहुमत मिला है, क्या चंदा देने वालों की, वित्तीय सहायता देने वालों की बातें नहीं मानेंगे? अरे भाई मानते हैं। इसलिए यहाँ जो समाज में विभिन्न प्रकार के संगठन होते हैं उनका भी किसी न किसी रूप में सत्ता के ऊपर प्रतिबंध होता है, इसलिए यह भी सत्ता की सीमा बन जाती है। ठीक है भाई, श्रमिक संगठन है, किसानों का संगठन है, व्यावसायिक संगठन है, या आप एक शब्दावली में कहेंगे तो समाज में विभिन्न प्रकार के दबाव समूह होते हैं। प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह की चर्चा हम अलग से वीडियो के अंतर्गत करेंगे। दबाव समूह वास्तविक रूप में क्या होते हैं? देखो राजनीतिक दल तो जो इनका लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्ति होता है, लेकिन दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं होता है बेटो, सत्ता प्राप्ति नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप में सत्ताधारियों को प्रभावित करना है, सत्ताधारियों पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाना है। इसलिए राजनीतिक दल दबाव समूह सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही होगा कि राजनीतिक दल का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है, दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, बल्कि सत्ताधारियों से अपनी बात मनवाना है। ठीक है,
क्या सत्ताधारी से अपनी बात मनवाना है, इसलिए दबाव समूह को वास्तविक रूप में अज्ञात साम्राज्य कहा जाता है। विधायकों के पीछे विधायक कहा जाता है। क्या कह रहा हूँ, विधायकों के पीछे विधायक कहा जाता है। मतलब इसका अभिप्राय ये होगा कि वास्तविक रूप में कानून तो नहीं बनाते हैं, लेकिन कानून बनाने वालों के पीछे वास्तविक रूप में प्रेरणा स्रोत यही होते हैं और इनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, बल्कि इनकी बातों को माना जाता है। इसलिए इनका नाम रखा गया दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। ठीक है, तो विभिन्न जो संगठन होते हैं वास्तविक रूप में ये भी सत्ता की सीमा होते हैं या वास्तविक रूप में सत्ता के ऊपर किसी न किसी पर नियंत्रण रखते हैं। और आठवां जो इसकी सीमा होगी सत्ता की, वो होगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व जनमत। वास्तविक रूप में सत्ता के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी प्रतिबंध होता है किसी न किसी रूप में। ठीक है, संप्रभु राष्ट्र राज्य हैं, ये बात सही है, लेकिन भाई सभ्य राष्ट्र राज्य हैं, किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं। इसी के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका भी प्रतिबंध होगा किसी न किसी रूप में। जैसे मान लीजिएगा हमारे यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ है, दुनिया के अंतर्गत है या नहीं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ठीक है, हम ये कहेंगे कि सभी राष्ट्र, बार बार कह रहा हूँ, सभी राष्ट्र राज्य संप्रभु है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में, चाहे अप्रत्यक्ष रूप में क्यों ना हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी किसी न किसी रूप में सभी राष्ट्र पालन करते हैं। इसी के साथ में विश्व जनमत से भी किसी न किसी रूप में सत्ता प्रभावित होती है, नियंत्रित होती है। क्यों? क्योंकि किसी भी देश की सरकार ऐसा कानून ही बना सकती है जो कि वास्तविक रूप में विश्व जनमत के विरुद्ध हो। मान लीजिएगा, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, जैसे ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, वहां संसद के बारे में संप्रभुता का सिद्धांत दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन की संसद किसी भी विषय पर कैसा भी कोई भी कानून बना सकती है और वहाँ की न्यायपालिका भी उस कानून का वैध घोषित नहीं कर सकती है। कुछ उदाहरण यहाँ तक का है कि ब्रिटेन की संसद यदि ऐसा कानून बना दे कि यहाँ पर जितने भी नीली आंखों वाले व्यक्ति उन सबको गोलियों से भून दिया जाए, या ब्रिटेन के अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी व्यक्ति उन सबको गोली से भून दिया जाए। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में राष्ट्रीय शक्ति में इनका कोई योगदान नहीं है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि ऐसा कानून बना सकते हैं वो संसद, और न्यायपालिका भी नहीं रोक सकती। लेकिन बताइए मुझे, क्या संसद ऐसा कानून बना सकती है? नहीं 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 नहीं, पूरा विश्व जनमत इसके विरुद्ध हो जाएगा। भाई ऐसा कानून नहीं बना सकती। पहली बात तो वहाँ की जनता ऐसा करने नहीं देगी, और यदि उस जनता को किसी रूप में डराया गया, धमकाया गया, तो ऐसी स्थिति में पूरा विश्व जनमत उसके विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए वास्तविक रूप में सत्ता के ऊपर विश्व जनमत का भी प्रतिबंध होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, ये इसकी सीमाएँ होंगी। आशा करता हूँ आप ये 8वां बिंदु ठीक से समझ गए होंगे। अब इधर आइए, तीसरा पार्ट क्या है? सत्ता की प्रकृति या लक्षण या विशेषताएँ। देखो 3 बातें, आप इसे सत्ता की प्रकृति भी कह सकते हैं, लक्षण भी कह सकते हैं, विशेषताएं भी कह सकते हैं। अब मैं आशा करता हूं आपने पिछली वीडियो देख लिया होगा, अर्थात सत्ता है क्या चीज़। जब सत्ता का अभिप्राय समझ में आ गया तो लक्षण समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसका पहला लक्षण क्या है? सत्ता संबंधात्मक होती है। ये बात तो क्लियर है कि शक्ति में भी 2 पक्षों का होना जरूरी है भाई। हाँ, एक पक्ष हुआ तो कैसे कह देंगे हम कि ये शक्तिशाली है, ये शक्तिहीन है, ये शक्ति संपन्न है, ये शक्तिहीन है? नहीं कह सकते ना। 2 पक्ष होंगे, तुलना करेंगे तभी तो कहेंगे भी ये शक्तिशाली है, शक्तिहीन है। इसी प्रकार से जो सत्ता होती है वो भी संबंधात्मक होती है। मतलब यहाँ भी 2 पक्षों का होना जरूरी है भाई। अब मान लो एक ही पक्ष हुआ आदेश देने वाला ही, तो फिर पालन कौन करेगा? इसका मतलब 2 पक्ष हों, आदेश देने वाला और आदेशों को पालना करने वाला। ठीक है, तो यहाँ जो सत्ता है ना संबंधात्मक होती है। मतलब एक आदेश देने वाला है और दूसरा आदेशों का पालन करने वाला है। और इस संबंध में 2 सिद्धांत हैं, औपचारिक और अनौपचारिक सिद्धांत। औपचारिक सिद्धांत तो ये कहता है कि वास्तविक रूप में सत्ताधारी के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा, उन कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा। ये होता है औपचारिक सिद्धांत। और अनौपचारिक सिद्धांत ये है कि वास्तविक रूप में यहाँ ये सोच करके कानूनों के आदेशों का पालन नहीं किया जाता है कि हमें उनका पालन करना ही है। नहीं, वास्तविक रूप में ये सोच करके उनका पालन करते हैं कि जनता के हित में, और इसलिए वास्तविक रूप में जनता के द्वारा, अधीनस्थों के द्वारा उनका सहयोग किया जाता है। तो यहाँ कानूनों का पालन करना ही पड़ेगा और यहाँ सहयोग दिया जाता है। किसका? सत्ताधारियों का यहाँ वास्तविक रूप में सहयोग किया जाता है और इस कारणों का पालन किया जाता है, ये हमारे हित में है। इसलिए एक औपचारिक सिद्धांत, दूसरा अनौपचारिक सिद्धांत है। और सत्ता संबंधात्मक होती है, इसका मतलब ये है कि एक आदेश देने वाला दूसरा आदेशों का पालन करने वाला होता है। ठीक है, अब किस रूप में पालन करते हैं इस बारे में 2 सिद्धांत होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, दूसरी इसका जो प्रकृति लक्षण विशेषता होगी वो होगा, ये तो प्रथम हो गया आपका। दूसरा क्या है? सत्ता प्रभुत्व प्रदान करती है। अब देखो इधर आइए। अब आप, मैंने कहा था ना, शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ठीक, उम्मीदवार हूँ। अब मैंने लोगों को अपने पक्ष में किस आधार पर किया है? आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति के आधार पर। उन्होंने मुझे
अपना मत दिया, मैं विजयी हो गया। अब मैं विजयी हो गया तो जब उम्मीदवार, तो उस समय वास्तविक रूप में मुझे आदेश देने का अधिकार था? नहीं था। हाँ, शक्ति का तो प्रयोग मैं कर रहा था, लेकिन कौन सी शक्ति? आर्थिक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति और कोई अन्य शक्ति का प्रयोग मैं कर सकता था, ठीक है। परंतु जैसे ही मैं चुनाव जीत जाता हूं तो मैं उम्मीदवार से क्या बन गया? विधायक बन गया, सांसद बन गया। तो इसका मतलब अब मैं कहाँ आ गया? सत्ता में आ गया। और मैं सत्ता में आ गया तो बताइए मुझे आदेश देने का अधिकार मुझे है या नहीं? मैं मंत्री बन गया, मंत्रिमंडल में मुझे स्थान दे दिया गया, तो बताइए मुझे आदेश देने का अधिकार है या नहीं? आदेश देने का अधिकार है। और अधिकार है तो बताइए मुझे प्रभुत्व प्राप्त हुआ है नहीं? मुझे प्रभुत्व प्राप्त हुआ है। मैं प्रभुत्व संपन्न हूँ, मैं सत्ता का प्रयोग करूँगा, मैं आदेश दूंगा। इसलिए सत्ता प्रभुत्व प्रदान करती है। मगर कैसे? देखो क्रम ध्यान रखेंगे। जनता सहमति देगी, सहमति देने के बाद में शक्ति संस्थागत रूप धारण कर लेगी और वो सत्ता बन जाएगी। क्या जो हमारा प्रधानमंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री, या सीधे ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए, या पहले जनता के सामने जाना पड़ा है? जनता के सामने जाना पड़ा है। जनता के सामने गए हैं, जनता को बतलाया है, अपना घोषणा पत्र बतलाया है, अपने विचार बतलाए हैं, अपने विचारों से प्रभावित किया है, अपने घोषणा पत्र से प्रभावित किया है। जनता ने उन्हें स्वीकार किया, जनता ने उन्हें स्वीकार किया उनकी शक्ति के आधार पर। जनता ने स्वीकार किया, ये वैधता है। शक्ति के आधार पर स्वीकार किया, ये शक्ति होगी। और उसके बाद में चुनाव जीत गए तो क्या बन गए? प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मंत्रिमंडल का गठन हुआ, सरकार का गठन हुआ। तो किस में आ गए हो? सत्ता में आ गए भाई, समझ गए? तो क्या है? सत्ता प्रभुत्व प्रदान करती है। तीसरा, सत्ता औचित्यपूर्ण एवं मर्यादित होती है। तीसरा लक्षण, सत्ता औचित्यपूर्ण मर्यादित होती है। वापस आइए, सत्ता औचित्यपूर्ण होती है। अब देखो यहाँ शक्ति को जनता का समर्थन मिला है तभी तो सत्ता बनती है। ये भाई शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है ना, शक्ति के साथ जब वैधता जुड़ जाती है ना तो वो सत्ता बन जाती है। मतलब शक्ति को जब संस्थागत रूप दे दिया जाता है ना तो सत्ता बन जाती है। शक्ति क्या होती है? मैं आपको पिछली वीडियो में समझा भी चुका हूँ, आज फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। शक्ति का सीधा सा अभिप्राय होता है कि जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा लेता है तो कार्य कराने की जो क्षमता होती है वो शक्ति होती है। समझ गए? मैं उम्मीदवार हूँ, मैंने चुनाव लड़ा, मैंने जनता के विचारों को प्रभावित किया, अपने अनुरूप प्रभावित किया, उनके व्यवहार को अपने अनुरूप नियंत्रित किया, निर्देशित किया, मेरी बात मानी, मैं चुनाव जीत गया, मैं विधायक बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। तो ये क्या हो गया? सत्ता औचित्यपूर्ण, मुझे जनता ने समर्थन दिया है। तो औचित्यपूर्ण, वैधता, ये जनता का समर्थन है, जन सहमति है, एवं मर्यादित होती है। अब देखो मैं सत्ता में आ गया तो क्या जनहित के विरुद्ध कोई कार्य करूँगा? जनहित के विरुद्ध कार्य करूँगा तो 5 वर्ष बाद में जब जनता के सामने जाऊँगा, जब मैं जनता के सामने जाऊँगा तो जनता मुझे ठुकरा देगी, स्वीकार नहीं करेगी, अस्वीकार कर देगी। तो इसलिए वास्तविक रूप में हमारे द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे वो जनहित में होंगे। जनहित में नहीं होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगली बार जनता हमें ठुकरा देगी, स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए सत्ता औचित्यपूर्ण होती है और मर्यादित होती है। मर्यादित तो मैंने देख ली, आपको बता ही दिया कि इसके ऊपर सीमाएं होती हैं। और औचित्यपूर्ण का मतलब ये होता है कि जनता इसे अपना समर्थन देती है। भाई सत्ता औचित्यपूर्ण तो होती है। यहाँ आप देखिएगा ना, वैधता, शक्ति प्लस वैधता और बराबर फिर क्या है? सत्ता। मतलब सत्ता बराबर शक्ति प्लस वैधता, कि शक्ति के साथ में जब वैधता जुड़ जाती है, वैधता मतलब जनता की सहमति, ठीक है, तो वो सत्ता बन जाती है। इसलिए सत्ता औचित्यपूर्ण मर्यादित होती है, नोट कीजिएगा। और इसका चौथा जो लक्षण है वो है सत्ता उत्तरदायित्वपूर्ण होती है। समझ गए इसका मतलब क्या? सत्ता उत्तरदायित्वपूर्ण होती है। अब मुझे बताइए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ ये प्रधानमंत्री हो गया, ये मुख्यमंत्री हो गया। अब मुझे बताइए, इन दोनों की बात ले आऊं, क्या प्रधानमंत्री किसी भी रूप में किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है? मतलब किसी भी रूप में कोई भी आदेश दे सकता है? क्या मुख्यमंत्री किसी भी रूप में कोई भी आदेश दे सकता है? या ये किसी के प्रति उत्तरदायी हैं, किसी को इनको जवाब देना है? यस, सत्ता उत्तरदायित्वपूर्ण होती है। हम वास्तविक रूप में बात कहें तो सत्ता किसी न किसी रूप में संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। भाई ध्यान रखेंगे, संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जा सकता। यदि संविधान के विरुद्ध कार्य किया जाता है तो न्यायपालिका उन्हें ऐसा कार्य करने से रोकती है। तो सत्ता संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसी के साथ में वास्तविक रूप में अंतिम संप्रभु तो जनता होती है, जनमत होता है। इसलिए वास्तविक रूप में सत्ताधारी या सत्ता या सरकार या शासक पक्ष
वास्तविक रूप में जनमत के प्रति भी उत्तरदायी होता है, जनता के प्रति भी उत्तरदायी होता है, इसलिए सत्ता उत्तरदायित्वपूर्ण होती है। आप ध्यान रखेंगे, संविधान के प्रति और जनता के प्रति सत्ता उत्तरदायी होती है। उनके विरुद्ध किसी भी रूप में, वास्तविक रूप में सत्ताधारी के द्वारा आदेश नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं बना जा सकता जो संविधान के विरुद्ध हो और वास्तविक रूप में जनहित के विरुद्ध हो, जन कल्याण के विरुद्ध हो। इसलिए सत्ता उत्तरदायित्वपूर्ण भी होती है। अर्थात वास्तविक रूप में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वह किसी न किसी रूप में संविधान के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं और इसी के साथ में जनमत के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप, संविधान और जनमत के प्रति ये क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका चौथा प्रकार लेते हैं, क्या कि सत्ता कितने प्रकार की होती है, इसके क्या प्रकार हैं। चौथा पार्ट क्या ले रहे हैं, सत्ता के प्रकार। नोट कीजिएगा, चौथे पार्ट में हम लेंगे सत्ता के प्रकार। क्या, सत्ता के प्रकार। चलिए, सत्ता के प्रकार में अब हमने यहाँ इस रूप में ये बात समझाने का प्रयास किया है कि इसका कोई प्रकार छूट ना जाए। सत्ता के प्रकार में पहला बिंदु हमने आपकी सुविधा के लिए बनाया है, नोट करें, संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता। क्या, संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता। अब देखो, हमारे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके द्वारा वास्तविक रूप में जब सत्ता का प्रयोग किया जाता है तो संविधान के अनुरूप किया जाता है। किसके अनुरूप, संविधान के अनुरूप। मतलब संविधान के अनुरूप ही सरकार के तीनों अंग कार्य करेंगे, संविधान के अनुरूप ही तीनों अंग सत्ता का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया संवैधानिक सत्ता। ठीक है भाई। दूसरा है इसी बिंदु में कानूनी सत्ता। कानूनी सत्ता का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में जब हमारी व्यवस्थापिका के द्वारा कानून बनाया जाता है, संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो वास्तविक रूप में जो ये कानून बनाया जाता है वह वास्तव में जिस विभाग के लिए कानून बनाया जा रहा है उस विभाग के द्वारा उस कानून के अनुरूप ही आदेशों का प्रसारण किया जाता है, या हम ये कहेंगे कि उनके अनुरूप ही आदेश दिए जाते हैं, या उनके अनुरूप ही किसी न किसी रूप में आदेशों का पालन करवाया जाता है। जब इस रूप में आदेश दिए जाते हैं तो उन्हें ही कानूनी सत्ता कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ वास्तविक रूप में स्वयं जो व्यवस्थापिका है वो विभागों के लिए कानून बना रही है, इसलिए इसे कानूनी सत्ता कहा जाता है। भाई, इसका दूसरा प्रकार क्या है, राजनीतिक सत्ता। क्या, राजनीतिक सत्ता। देखो, राजनीतिक सत्ता का मतलब क्या है, जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, एक राजनीतिक दल है और उस राजनीतिक दल का जो अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के द्वारा उस दल के संदर्भ में जो आदेश दिए जाते हैं वो राजनीतिक सत्ता है। पॉलिटिकल अथॉरिटी वो राजनीतिक सत्ता है। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो, राजनीतिक सत्ता का एक विशेष प्रकार होता है प्रशासनिक सत्ता। ये मैंने इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पूछा जाता है। इसका विशेष प्रकार क्या होता है, प्रशासनिक सत्ता। और प्रशासनिक सत्ता वास्तविक रूप में यहाँ 3 प्रकार की होती है। सूत्र या श्रेणी सत्ता, जिसको कोई लाइन की संख्या दी जाती है, LINE, लाइन अथॉरिटी। और दूसरा है कर्मचारी वृंद या स्टाफ सत्ता। और तीसरा है प्रकार्यात्मक सत्ता। तीसरा क्या है, प्रकार्यात्मक सत्ता। अब देखो, सूत्र या श्रेणी या लाइन सत्ता के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो उच्च अधिकारी होता है उसके द्वारा समग्र रूप में आदेश दिए जाते हैं और उच्च अधिकारी से निम्न स्तर के कर्मचारी तक वास्तविक रूप में एक क्रमबद्ध रूप में आदेशों का संचालन होता है। एक लाइन के रूप में उसका संचालन होता है। लाइन के रूप में उसका संचालन होने के कारण ही इसे वास्तविक रूप में सूत्र या श्रेणी या लाइन सत्ता की संज्ञा दी जाती है। और कर्मचारी वृंद या स्टाफ सत्ता के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो उच्च अधिकारी होता है उससे लेकर निम्न
अधिकारी को आदेश दिए जाएंगे, अर्थात सत्ता का जो संचालन होगा उच्च स्तर से निम्न स्तर तक होगा। इसी के साथ में निम्न स्तर से उच्च स्तर तक भी सत्ता का संचालन होगा, इसलिए इसे स्टाफ सत्ता कहा जाता है। और प्रक्रियात्मक सत्ता के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो पदाधिकारी होता है उस पदाधिकारी के कार्य को महत्व दिया जाता है, उस पदाधिकारी के कार्य को महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे प्रक्रियात्मक सत्ता की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ प्रशासनिक सत्ता कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की, सूत्र या श्रेणी, कर्मचारी वृंद या स्टाफ सत्ता। देखो आप इसको कहेंगे सूत्र सत्ता, इसको कहेंगे स्टाफ सत्ता, इसको प्रक्रियात्मक सत्ता कहेंगे। ठीक है, ये किसी न किसी रूप में कंपटीशन के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो गलती नहीं होनी चाहिए। और तीसरा इसका जो है प्रकार वो है परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता का मतलब ये होता है कि जब किसी सत्ताधारी के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों का पालन इस आधार पर किया जाता है कि परंपरा से ही ऐसा होता आया है। क्या? परंपरा से ही ऐसा होता आया है। तो वास्तविक रूप में यहाँ विश्वास, परंपरा, प्रथा के आधार पर सत्ताधारी के आदेशों का पालन किया जाता है तो उसे परंपरागत सत्ता की संज्ञा दी जाती है, जैसा कि राजतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ऐसा ही होता है। कहाँ? राजतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। तो यहाँ पर हम उदाहरण दे सकते हैं ब्रिटेन का। ब्रिटेन के अंतर्गत वास्तविक रूप जो राजा या रानी का पद है वहाँ राजतंत्र आज भी मौजूद है। हमारे भारत में गणतंत्र है, वहाँ राजतंत्र है। राजतंत्र क्यों कह रहे हैं उसको? क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप जो राज्याध्यक्ष होता है वो वंशानुगत होता है, जबकि भारत के अंतर्गत जो राज्याध्यक्ष होता है, राज्याध्यक्ष हमारा राष्ट्रपति हो, वंशानुगत नहीं है बल्कि वास्तविक रूप में निर्वाचित है। और जब किसी देश का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है तो वास्तविक रूप में उसे गणतंत्र कहते हैं, और जब किसी देश का राज्याध्यक्ष क्या होता है? वंशानुगत होता है तो इसे राजतंत्र कहते हैं। क्या कह रहा हूँ? जब किसी देश का राज्याध्यक्ष वंशानुगत होता है तो इसे राजतंत्र कहते हैं, जब किसी देश का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है तो इसे गणतंत्र कहते हैं। तो भारत में गणतंत्र है, ब्रिटेन में क्या है? राजतंत्र है। तो वहाँ वास्तविक रूप में राजा और रानी का जो पद है वो परंपरागत सत्ता का प्रतीक है। चौथा क्या है? चमत्कारिक सत्ता। चमत्कारिक सत्ता का मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में यहाँ एक व्यक्ति विशेष अपने आकर्षक व्यक्तित्व के आधार पर जनता से किसी न किसी रूप में अपनी बात मनवा लेता है। ठीक है। पांचवा है सरकार के अंगों में निहित सत्ता। सरकार के अंगों में निहित सत्ता। सरकार के अंगों में निहित सत्ता का मतलब ये सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, नोट कीजिएगा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो यहाँ वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका की जो सत्ता है उसे विधायी सत्ता कहा जाता है, कार्यपालिका की जो सत्ता है उसे कार्यकारी सत्ता कहा जाता है, और न्यायपालिका की जो सत्ता है उसे न्यायिक सत्ता कहा जाता है। तो सरकार के इन 3 अंगों के आधार पर सत्ता के भी 3 प्रकार हो जाते हैं, विधायी सत्ता, कार्यकारी सत्ता और न्यायिक सत्ता। ठीक है। अच्छा, छठा क्या है? क्षेत्रीयता के आधार पर सत्ता। अब ध्यान दें, क्षेत्रीयता के आधार पर सत्ता, यहाँ वास्तविक रूप में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी सत्ता के प्रकार बताए गए हैं, और इस आधार पर सत्ता 3 प्रकार की होती है, स्थानीय सत्ता, प्रांतीय सत्ता, केंद्रीय सत्ता। समझ गए होंगे आप। स्थानीय सत्ता, प्रांतीय सत्ता और केंद्रीय सत्ता आप हमारे भारत के अंतर्गत देख सकते हैं। वास्तविक रूप में ये की स्थिति है। हमारे यहाँ पर केंद्रीय सरकार भी है, प्रांतीय सरकार भी, स्थानीय सरकारें भी हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम किन प्रकारों की बात कर रहे हैं। बाकी इनके ऊपर अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे, प्रत्येक बिंदु पर एक वीडियो बनाई जाएगी डेफिनेटली। अच्छा, इसके बाद में इसका 7वां जो प्रकार बनेगा वो बनेगा संख्या की दृष्टि से सत्ता के प्रकार। नोट करें, 7वां क्या है? संख्या की दृष्टि से सत्ता के प्रकार। संख्या मतलब यहाँ वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग करने वालों की संख्या के आधार पर सत्ता 3 प्रकार की होती है। एकल, जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग एक व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसा कि हम हमारे भारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी के साथ में बहुल सत्ता वास्तविक रूप में यहाँ सत्ता का प्रयोग एक व्यक्ति ना कर अनेकों व्यक्ति करते हैं। जैसे हमारे भारत की बात आती है तो यहाँ प्रधानमंत्री, मतलब केंद्रीय सरकार की बात आती है प्रधानमंत्री का नाम लिख सकते हैं, प्रांतीय सरकार की बात आती है तो हम मुख्यमंत्री का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एकल सत्ता और बहुल सत्ता के अंतर्गत एक व्यक्ति सत्ता का प्रयोग नहीं करता बल्कि अनेकों व्यक्ति एक साथ सत्ता का प्रयोग करते हैं। जैसा कि वर्तमान समय में मैं आपको उदाहरण दूंगा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत। कहाँ? स्विट्जरलैंड के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो वहाँ की कार्यपालिका है ना उसमें 7 सदस्य हैं, जिसको कि बहुल कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। क्या? बहुल कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है, और उस बहुल कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं, और 7 ही सदस्य वास्तविक रूप में शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतया समान होते हैं। और वहाँ वास्तविक रूप में
इस बहुल कार्यपालिका के अंतर्गत 7 सदस्यों के अंतर्गत जो इसका अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, उपाध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है, जिसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है। हाँ, बहुल कार्यपालिका का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, लेकिन ये सभी बारी बारी से 1-1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनते हैं। और राष्ट्रपति वास्तविक रूप में केवल नाममात्र का, शक्तियों की दृष्टि से सभी बराबर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड का जो राष्ट्रपति होता है वह वास्तविक रूप में हम ये कहेंगे कि महत्वहीन राष्ट्रपति, उसका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि शक्तियों की दृष्टि से 7 सदस्य बराबर होते हैं। क्या कह रहा हूँ? 7 सदस्य बराबर होते हैं, इसलिए वास्तविक रूप में वहाँ बहुल सत्ता है। और तीसरा है इसका मंडलात्मक सत्ता या आयोगात्मक सत्ता। आयोगात्मक सत्ता भी कहते हैं, या वास्तविक रूप में एक कमीशन, एक आयोग के द्वारा सत्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होगा एकल, बहुल और मंडलात्मक सत्ता। संख्या की दृष्टि से सत्ता के 3 प्रकार हुए, एकल, बहुल और मंडलात्मक सत्ता। आशा करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटो, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, प्लीज़ हमारी वीडियो देखते हैं तो आप अधूरी ना देखें, इससे अच्छा देखिएगा मत। अगर देखते हैं तो कंप्लीट, चाहे वो 50 मिनट की है, 1 घंटे की है, 10 मिनट की है, जो भी है उसको पूरा देखिएगा, तभी हमारी जो वास्तविक रूप में कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं, अवधारणाएं ले रहे हैं, वो समझ में आ पाएंगी। अच्छा, इसके बाद में 8वां इसका प्रकार हम ले रहे हैं विषय की दृष्टि से सत्ता के प्रकार। विषय की दृष्टि से कि किस विषय के आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। धर्म के आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है, उसे धार्मिक सत्ता कहेंगे। समाज के आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है, उसे सामाजिक सत्ता कहेंगे। अर्थ के आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है, धन के आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है, उसे आर्थिक सत्ता कहेंगे। और तकनीकी के आधार पर सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है, उसे तकनीकी सत्ता कहेंगे। तो इसका मतलब विषय की दृष्टि से यहाँ कितने प्रकार हुए? 4। धार्मिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, आर्थिक सत्ता, तकनीकी सत्ता। ठीक है भाई, ये इसके 8 बिंदु हमने आपके लिए तैयार किए हैं, तो इसको देखिएगा और नोट भी कीजिएगा। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ जो सत्ता के प्रकार की बात की है, वास्तव में सत्ता का जो सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण किया है वो मैक्स वेबर ने किया है। किसने? मैक्स वेबर ने किया है। इसलिए मैक्स वेबर ने भी वास्तविक रूप में सत्ता के स्रोत भी 3 ही बतलाए हैं। सत्ता के स्रोत कितने बतलाए हैं? 3 ही बतलाए हैं, और इसके 3 ही प्रकार बतलाए हैं। सत्ता के स्रोत भी 3 ही बतलाए हैं और सत्ता के प्रकार भी 3 ही बतला रहे हैं। तो यहाँ मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार बतला रहे हैं। तो ध्यान दें, मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बतलाए हैं, नोट कीजिएगा। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बतलाए। विशेषकर कंपटीशन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी न किसी रूप में स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं उनसे भी किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए प्राण से प्यारे विद्यार्थी गलती नहीं होनी चाहिए। मैक्स वेबर ने इसका पहला प्रकार बताया है परंपरागत सत्ता। क्या? सत्ता का पहला प्रकार क्या बता रहे मैक्स वेबर? परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता का मतलब है कि वास्तविक रूप में जब आदेशों का पालन इस आधार पर किया जाता है कि परंपरा से ऐसा होता आया है, या वास्तविक रूप में विश्वास और प्रथा के आधार पर जब सत्ताधारी के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनका पालन किया जाता है परंपरा के आधार पर, तो उसे परंपरागत सत्ता कहा जाता है। जैसा कि राजतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत ऐसा ही होता है। वह वास्तविक रूप में राजपद या राजा के पद का जनता हृदय से, दिल से सम्मान करती है, और वास्तविक रूप में यहाँ जो राजा का सम्मान किया जा रहा है वह परंपरा के आधार पर ही किया जा रहा है। इसलिए वास्तविक रूप में हम कहें तो ब्रिटेन के अंतर्गत वहाँ की जनता आज भी राजपद का प्रशंसक है, किसी न किसी रूप में राजपद को बनाए रखना चाहती है। यदि वहाँ की संसद के द्वारा इसके विरुद्ध कोई कानून बनाया भी जाएगा कि राजपद को समाप्त कर दे, तो जनता ऐसा नहीं होने देगी। तो इसका मतलब वास्तविक रूप में जब परंपरा के आधार पर सत्ताधारी के आदेशों का पालन किया जाता है तो उसे परंपरागत सत्ता कहा जाता है। और ये कहाँ होता है? राजतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत इसका स्वरूप देखने को मिलता है। कहाँ? राजतंत्रीय शासन प्रणाली के अंतर्गत इसका स्वरूप देखने को मिलेगा। और जो राजा का पद होता है उसका इसी आधार पर सम्मान किया जाता है, इसी आधार पर उसके आदेशों का पालन किया जाता है। हालांकि ब्रिटेन में आज जो राजा का पद है वास्तविक में नामात्र का पद, उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी भाई देखें, वहाँ सरकार के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा कोई फैसला सुनाया जाता है, तो यही कहा जाता है महामहिम की सरकार। महामहिम मीन्स राजा की सरकार। ठीक है। हालांकि आज ब्रिटेन के राजा के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन का राजा स्वर्णिम शून्य है। स्वर्णिम शून्य का मतलब ये है कि वास्तविक रूप में राजा के पास शान शौकत तो हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उसके पास कोई पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति नहीं है, कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या प्रकार बताया इन्होंने मैक्स वेबर ने?
बौद्धिक, कानूनी या कानूनी नौकरशाही सत्ता। यहाँ वास्तविक रूप में जब एक सत्ताधारी के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों का पालन इसलिए किया जाता है कि वास्तविक रूप में यहाँ उसका पालन इसलिए किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, क्योंकि उनके आदेशों का पालन करने में जनता का हित है। क्या है? जनता का हित है और जनहित में ही उनके द्वारा आदेश दिए जा रहे हैं, जनहित में ही कानून बनाए जा रहे हैं, इसलिए इसे बौद्धिक कानून कहा जाता है। और वास्तविक रूप में उन आदेशों को, उन कानूनों को व्यवहारिक रूप नौकरशाही के द्वारा, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, सिविल सेवकों के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ पर IAS, IPS, RAS जो अधिकारी होते हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, वास्तविक रूप में उनके द्वारा इसकी क्रियान्विति की जाती है, इसलिए इसे नौकरशाही सत्ता कहा जाता है। अब इस बौद्धिक, कानूनी या कानूनी नौकरशाही सत्ता का हम एग्जाम्पल देखें तो वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत जो राष्ट्रपति सत्ता का प्रयोग करता है उसे हम बौद्धिक, कानूनी या कानूनी नौकरशाही सत्ता कर सकते हैं। भारत के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री की सत्ता होती है उसको इसके अंतर्गत स्थान दिया जा सकता है। ठीक है भाई, समझ गए आप, ज़्यादा डिटेल्स की आवश्यकता नहीं है। इसका तीसरा जो प्रकार बतलाया मैक्स वेबर ने सत्ता का, वो क्या बतलाया भाई? चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता। चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता, इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में जो एक व्यक्ति होता है, वास्तविक रूप में जनता के सामने वो अपने व्यक्तित्व को इस रूप में प्रस्तुत करता है, या उसके अंतर्गत ऐसे गुण होते हैं कि उसके गुणों के आधार पर, उसके चमत्कारिक व्यक्तित्व के आधार पर वास्तविक रूप में जनता के द्वारा उसके आदेशों का पालन किया जाता है। और इस चमत्कारिक गुण के कारण, इस आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, इस नेतृत्व के गुण के कारण ही उसके आदेशों का पालन किया जाता है। अतः इसी ही कारण इसे चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता कहते हैं। क्या? चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता कहते हैं। इसका उदाहरण हम ये दे सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, नोट कीजिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो नव स्वतंत्र अफ्रीका और एशियाई देश थे, जिसे कि अफ्रो एशियाई देश कह सकते हैं आप, अफ्रीका एशिया के देश थे, वहाँ वास्तविक रूप में जो सत्ताएं उभर कर सामने आई थी विकासशील देशों के अंतर्गत हम कह सकते हैं, वहाँ ये चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता के उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखा है, जैसे घाना के अंतर्गत एनक्रोमा की सत्ता का उदाहरण दे सकते हैं, बर्मा में ऊनू की सत्ता का उदाहरण दे सकते हैं, इंडोनेशिया में सुकर्ण की सत्ता का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है भाई, ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपकी सुविधा के लिए दिए। इन्होंने वास्तविक रूप में जो सत्ता का प्रयोग किया था वह अपने चमत्कारिक या करिश्माई व्यक्तित्व के आधार पर ही किया था। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार होते हैं? 3। मुन्नो ध्यान दे, 3। कौन कौन से? परंपरागत सत्ता, दूसरा बौद्धिक, कानूनी या कानूनी नौकरशाही सत्ता, और तीसरा क्या है भाई? चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता। यह हो गया आपका सत्ता के प्रति जनता का क्या नजरिया है, दृष्टिकोण, देखने का क्या नजरिया है। ठीक है, मतलब आदेशों का पालन जनता कर रही है तो किस नजरिए से कर रही है, तो सत्ता के प्रति जनता का दृष्टिकोण, इस सत्ता के ऊपर क्या सीमाएं हैं, क्या सत्ता असीमित या मर्यादित है। ठीक है, दूसरा, तीसरा पार्ट लिया हमने सत्ता की क्या लक्षणीय प्रकृति और विशेषताएं, और चौथा है सत्ता क्या प्रकार। ये चारों बातें हमने आपको विस्तृत रूप में समझा दी हैं। प्राणों से प्यारे विद्यार्थी, मैं आशा करता हूँ ये चारों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।